नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो कंटेंट है वो टोटली केमिकल सेक्टर के ऊपर है। मैं आज 3 केमिकल सेक्टर के ऊपर बात करूँगा, मतलब 3 केमिकल कंपनीज के बारे में बात करूँगा। वो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। आज इस तीनों कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मेरे हिसाब से तीनों कंपनी एक लार्ज कैप बनने का भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे बातचीत में क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डिटेल्स मतलब समझाऊंगा और सारे डिटेल्स दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। डेटा क्या है, देखिए आज का जो कंटेंट्स है और आज का जो टॉपिक है वो टोटली केमिकल सेक्टर के ऊपर है। आप सभी जानते हैं मार्केट में केमिकल्स का डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है और अपकमिंग ईयर्स में और भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट केमिकल्स कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, चाहे वो खाने पीने का चीज हो, चाहे वो कोई देखा जाए तो ड्रेसेस हो, चाहे वो कोई हाइजेनिक प्रोडक्ट्स हो, सारे चीजों के ऊपर केमिकल्स यूज किया जाता है। तो केमिकल्स का जो डिमांड है, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, एपीआई के ऊपर, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है केमिकल्स के बिना काम नहीं होगा, तो केमिकल्स का डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो बता रहे कि केमिकल्स के डिमांड बढ़ने वाले हैं, तो आज सारे केमिकल्स की हालत खराब क्यों है? इसके पीछे कारण भी है। वो कारण क्या है? देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। चाइना क्या कर रहा है, चाइना पूरा का पूरा यूरोप कंट्रीज को पूरा का पूरा कैप्चर करके रखे हैं। कैप्चर करके रखे हैं मतलब क्या है कि चाइना ने यूरोप कंट्रीज में वो डिस्काउंट में खुद का केमिकल्स का प्रोडक्ट बेच रहा है। और आज इंडियन में जितने सारे कंपनीज है वो ज्यादा से ज्यादातर यूरोप मार्केट्स में माल को बेच नहीं पा रहा है। यूरोप मार्केट में माल क्यों बेचेंगे? मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट का कीमत 100 रुपीज है, वो चाइना बता रहा है कि चलो मैं आपको 90 में दे दूंगा, और इंडिया बता रहा है कि चलो मैं 100 में ही बेचूंगा, क्योंकि मेरा जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 100 के नीचे मैं बेच नहीं सकता। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है वही प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे। तो चाइना, आप कहेंगे सर चाइना इतना कम प्राइस में क्यों दे रहा है और क्यों दे पा रहा है? देखिए कोविड के टाइम में चाइना ने जो मैन्युफैक्चरिंग किए थे उसका स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया था, इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो गया था। और इस इंडियन इन्वेंटरी ज्यादा होने के कारण वो माल को तो वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो वो नया प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में प्रोडक्ट को बेच रहा है। इसमें चाइना का लॉसेस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा, मगर उसका जो इन्वेंटरी है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना इस तरीके से काम कर रहा है और इसी कारण के वजह से इंडियन में जितने सारे केमिकल सेक्टर है, जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, उसके ऊपर आज प्रेशर है। तो केमिकल्स के ऊपर स्पेशली देखा जाए तो स्पेशलिटी जो केमिकल्स है उसका डिमांड अभी कम हुआ है, क्योंकि इस प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाइना और यूरोप मार्केट में बेच रहा है। तो इतनी सारी चीज देखने के बाद अभी बारी आते हैं कंपनीज के बारे में। तो कंपनीज के बारे में दिखाने से पहले एक डेटा मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक डेटा पब्लिश हुआ था और इस डेटा के हिसाब से एक बात बताए गए थे कि स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज वुड बी फर्स्टेस्ट गेनर्स, विल सी एम, आप देख सकते हैं मून लीडिंग टाइप्स अप्रोच बाय फ्रॉम मतलब क्वार्टरली टू। तो इस तरीके से बातचीत किसने किया, सबसे पहले बता दूं, अजय जोशी जी ने किया। और अजय जोशी जी कौन है, आप एक बार खुद जाकर देख सकते हैं। अजय जोशी जी केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट। उन्होंने खुद बताया कि केमिकल्स का जो डिमांड है वो ऑब्वियसली बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और सोचिए, जब तेजी से कोई भी प्रोडक्ट का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली उस सेक्टर में जो जो कंपनी है उसका भी ग्रोथ होगा। यहाँ पे एक बातचीत भी बताया गया है कि लैटिन अमेरिका मार्केट इज एन, आप देख सकते हैं, अंडरडॉग व्हेन इट्स कम टू प्रपोजल केयर, और देख सकते हैं होम केयर केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड केमिकल सेगमेंट्स। इंडिया कंपनीज mainly focus on agrochemicals, or India and Brazil are going to have new FTA in place by the year end। मतलब कम ये बताया जा रहा है कि ब्राजील के साथ इंडिया के एक बहुत डील हुआ, जो एग्रीकल्चर केमिकल्स है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो अमेरिका
और इंडिया और चाइना, सॉरी मतलब अमेरिका, इंडिया और ब्राजील, इस तरीके से कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट किया जाएगा। तो इसमें चाइना क्या करेंगे, आप देखेंगे चाइना प्राइस इरोजन फार्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनोमिना विल स्लोली डाई डाउन टूवर्ड द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब Q4 के खत्म होने से पहले जो मतलब चाइना का जो अभी ज़्यादा सेल चाइना कर रहा है, चाइना जिस तरीके से डिस्काउंट दे रहा है वो धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। तो सारे डेटा यही बता रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में केमिकल्स का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी रही बात कौन सा केमिकल्स कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। देखिए बहुत सारे कंपनीज हैं, उनमें से मैं 3 कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है यासो इंडस्ट्रीज। देखिए यासो इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी है और किसके ऊपर, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स। तो देखिए स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स जो है वो प्रोडक्ट्स को किसने कौन बेचता है, सीयू इंडस्ट्रीज। तो यासो इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि इस कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर जैसे अरोमा केमिकल्स, फूड केमिकल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लुब्रिकेंट जो प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, प्री डिस्पर्ट जो केमिकल्स है, मतलब रबर सेक्टर के ऊपर जो केमिकल्स यूज किया जाता है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ऑल वर्ल्ड वाइड में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। अराउंड 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी का जो पी रेशियो है वो जो टॉप लेवल में गया था 50 के ऊपर गया था, आज कितना चला है 35 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी अभी पी रेशियो को कम किया, जिसके बेसिस में कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है। डेप्थ देखा जाए तो अभी ज़्यादा है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के पास जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी इस बार सेल्स को कम किया क्योंकि कारण मैं आपको समझा चुका हूँ। और कंपनी के देखिए सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ। 21 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट कम होकर हो चुके 15 करोड़। तो क्या हमेशा इस तरीके से रहेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए 8 करोड़ हो गया था, वो धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी कर रहा है। और कंपनी के जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, कंपनी का जो रिजर्व है उससे भी ज्यादा कंपनी का कर्जा है। अभी इतना कर्जा क्यों लिया गया? 2 कारण की वजह से। पहले तो कंपनी का ट्रेड्स पेबल में 72 करोड़ के आसपास पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, कंपनी का CWIP में कंपनी को 125 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा बिजनेस में, जो जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होगा। तीसरी बात, कंपनी को ट्रेड्स पेबल, कंपनी के इस पर 109 करोड़ के आसपास ट्रेड मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड रिसीव हुआ है, मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है 109 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट के हिसाब से कंपनी को कर्जा लेना पड़ा क्योंकि कंपनी को तो उतना इनकम नहीं हुआ। सिर्फ कंपनी का जो इनकम हुआ वो कितना, 58 करोड़। तो इस पैसे से बाकी काम नहीं चलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। करंट जो ईयर्स है, इस करंट ईयर में कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। बाकी आरओसी आरओई सब कुछ ठीक है और कंपनी को अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर और एफआईस के पास ही होल्डिंग्स है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन अभी तक उतना भरोसा नहीं करते हैं। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? कंपनी स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2023 में, और अप्रैल 2023 में वो भी 21 तारीख को। तब से लेकर आज तक कंपनी का परफॉर्मेंस एक ही रेंज के ऊपर है। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है FCL। इसका नाम एक्चुअली फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। तो फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के जो खासियत है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के केमिकल्स बनाते हैं, ऑयल एंड गैस के रिफाइनिंग के लिए केमिकल्स बनाते हैं, होम एंड हाइजीनिक के लिए केमिकल्स बनाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स भी बहुत स्ट्रांग है एंड फ्यूचरिस्टिक है। कंपनी के टोटल जो प्रोडक्ट है वो 4 अलग अलग कैटेगरी प्रोडक्ट है और कंपनी का 69 कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। 400 से भी ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल अलग अलग प्रोडक्ट्स है। और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। 1979 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी देखिए
यहाँ पे टेक्सटाइल, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ वाटर जो ट्रांसपेरेंट है, साथ ही साथ आप देखें तो फर्टिलाइजर, उसके साथ लेदर, पेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी जो जो सेक्टर के ऊपर है वो सारे सेक्टर के डिमांड हमेशा रहेगा, और इसीलिए शायद कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। कंपनी बहुत छोटा है, 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी कंपनी कर रहा है, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, 65% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। अभी 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत शानदार है, आरओसी 3 साल में 32 मतलब बेस्ट तरीके से देखने को मिला, ईबिटा मार्जिन भी 30% के आसपास है, क्विक रेशियो भी ठीक ठाक है। हाँ, पैग रेशियो में थोड़ा सा वीकनेस लगा, क्योंकि पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। कोई बात नहीं, हर पॉइंट बेस्ट होगा ऐसे होगा नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनीज में भी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया, और सेल्स इंक्रीज करने के बाद कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। इस बार 90 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया, और कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बेस्ट तरीके से यहाँ पे सारे डेटा देखने को मिला। अभी कंपनीज के जो मतलब डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे डीएस ने उठा के रखा और एफआईएस ने उठा के रखे हैं। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, कंपनी के जितना रिजर्व है वो तो बढ़ते चले गए, और कंपनी के एक्सपेंस कम होता गया। अभी कंपनी के लाइबिलिटीज कितना है, अभी भी लाइबिलिटीज है 47 करोड़ के आसपास, और उसी तरीके से देखा जाए कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी के ट्रेड पेबल में कंपनी के ऊपर 101 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, मतलब कंपनी के हाथ में ट्रेड आया, प्रोजेक्ट आया। और कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली कोविड के बाद एक शानदार मोमेंटम जंप देखने को मिला। एक केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 50 रुपीज के आसपास, 15 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी हाई कितना किया, 400 रुपीज के आसपास। तो एक अच्छा खासा मैसिव जंप देखने को मिला, और कंपनी के करेक्शन होने के बाद एक रेंज क्रिएट हुआ, एक रेजिस्टेंस कंपनी फेस किए, सॉरी एक सपोर्ट फेस किए, और देखिए सपोर्ट के आसपास वो टच करके ऊपर गया, और एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न के बाद यहाँ पे कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, और यहाँ पे एक एंटी लेवल्स यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको टेलीग्राम में भी चेकआउट कर सकते हैं किस बेसिस में इसको टारगेट दिया गया है। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर सोचने के लिए कहूंगा, और मैं इस कंपनी के ऊपर एक यहाँ पे ट्रेड भी ले चुका हूँ, और ट्रेड का जो टारगेट है वो टारगेट निकल के आ रहा है। मैं एक बार आपको टारगेट मेंशन कर दूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो टारगेट बन रहा है एक्चुअली देखा जाए तो 38% के आसपास। इसका टारगेट बनेगा करीबन 448 रुपीज के आसपास। तो आपको किस टारगेट को वॉच करना चाहिए, और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूं तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी की खासियत क्या है, कंपनी जो सेटिस्फाइड जो कस्टमर है 150 से भी ज्यादा, कंपनी का जो मतलब कमराइज्ड प्रोडक्ट है, कंपनी जो जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, और कंपनी का मार्केट जो मतलब प्रोसेसिंग है वो टोटल कंट्रीज को, टोटल कंपनी कितने कंट्रीज को माल बेचता है 25 कंट्रीज को, और कंपनी 11 से भी ज्यादा प्रोडक्ट को पेटेंट्स करा के रखे हैं। तो कंपनी के जो लैब है जो जहाँ पे कंपनी काम करते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी अलग अलग जगह पे सर्टिफिकेशन भी लेके रखा है। तो कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कंपनी मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, और इसी के ऊपर कंपनी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर रहा है। तो 25 कंट्रीज को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सारे के सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है, और कुछ फार्मास्यूटिकल जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी केमिकल्स बनाते हैं, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और रही बात कंपनीज के ऊपर, सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का परफॉर्मेंस। अभी देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 4800 करोड़ के आसपास है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत हाई देखने को मिला। अब इस पी रेशियो का कंपेयर करूं, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया 78 चला गया था, आज पी रेशियो कितना है, आज पी रेशियो है 56।
तो ओवरऑल इस कंपनी का जो पी रेशियो है, मीडियम पी रेशियो कितना है 51। तो कंपनी का पी रेशियो धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक करेक्शन मूवमेंट में आया और एक एवरेज लेवल के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। कंपनी के पास कर्जा एकदम जीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 40% के आसपास है। अभी रही बात कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी के जो सेल्स है वो देखिए लगातार इंक्रीज होता गया। अगर यही चीज को मैं क्वार्टरली दिखा दूं, देखिए क्वार्टरली कंपनी के जो सेल्स है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज का सेल्स इस बार हमेशा हर कोई कंपनी का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो सेल्स होने के बाद एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया, अब ध्यान से देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करते गए और इसीलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट देखने को मिलेगा। और कंपनी आपको एक साल में 28% के आसपास रिटर्न भी दिया। कंपनी अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए 3 साल का डेटा नहीं है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला गया और कंपनी जो पहले कर्जा लेते थे वो कर्जे को जीरो डेब्ट में लेके आए। तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। अभी रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस ने भी देखिए माल को होल्डिंग किया। एफएस ने 2% होल्डिंग से बढ़ के कर चुके 6%। डीएस के पास 6% था, वो बढ़ के हो चुके 5%। पब्लिक के पास 50% था, वो बढ़ मतलब घट के हो चुके 48%। और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ, जब हाई किए थे, जो रेंज बना था 1418 रुपीज के आसपास, वही रेंज को यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया। तो मेरे हिसाब से एक शानदार पैटर्न क्रिएट हो रहा है। एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बन रहा है और इस बिग हेड बनने के बाद यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करेगा और एक बड़ा सा टारगेट इस रेंज से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ एज ए ट्रेडिंग लेने के लिए, और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली डिसीजन ले चुका हूँ। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।